गुड इवनिंग एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सीटेट जुलाई 2023 सीटेट जुलाई 2023 के लिए जितने भी अभ्यर्थीगण फॉर्म भरे हैं सीटेट को पास करने के लिए, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगी। जो आज मैं आप लोगों के लिए CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका सीटेट जुलाई 2023 के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है यह वीडियो, क्योंकि आज हम CDP के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में करने वाले हैं, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, जो आपका 11 जनवरी 2022 ये जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, जो आपका 11 जनवरी 2022 को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। तो आपका यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आने वाला एग्ज़ाम, जो सीटेट जुलाई 2023 में जितने भी अभ्यर्थीगण एग्ज़ाम देने वाले, इसके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि टोटल जो है वो 30 क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर से ही लिया गया है। और आपका 11 जनवरी 2023 को यह क्वेश्चन पूछा गया है पेपर 1 में, जो आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आपका चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2, सभी के लिए तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र क्या है, कॉमन है। दोनों में एक जैसा सिलेबस है, एक जैसा पैटर्न है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलता है। इसलिए आप दोनों के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए CDP का जो क्वेश्चन है वो एक जैसा ही रहता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, जैविकीय योग्यताएं जैसे कि चलना डैश के माध्यम से हासिल हो सकती है। जैविकीय योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। यहाँ पर जो आपका तीन जगह आपका फिलर है, तीन जगह खाली जगह को भरना है। आप यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक आपका, फिर यहाँ पर 3 जगह आपको क्या है भरना है। तो इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, जैविकीय जो है आपका जैविकीय। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन है, एक आंसर, दूसरा आंसर यहाँ तक है, और तीसरा आंसर आपका ये आपका है। तो कहने का मतलब है जैविकीय प्राथमिक योग्यताएं जैसे कि चलना, परिवेश के साथ आनंददायी अंतःक्रियाएं द्वितीयक के माध्यम से हासिल हो सकती है। जबकि योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए स्पष्ट अनुदेशन। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। जैविकीय जो है आपका प्राथमिक योग्यताएं जैसे कि चलना, यह क्या है, द्वितीयक माध्यम से हासिल हो सकती है। जैविकीय योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए जो है आपका स्पष्ट अनुदेशन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैविकीय जो है प्राथमिक परिवेश के साथ आनंददायी अंतःक्रियाएं योग्यताएं हैं जैसे कि चलना, और द्वितीय के माध्यम से हासिल हो सकती है। जैविकीय योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए जो है स्पष्ट अनुदेशन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए विकास के संदर्भ में जो
कथन है जो आपका सही है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विकास सिर से पाँव की ओर बढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या सही है? विकास सिर से पाँव की ओर बढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, विकास पूर्ण रूप से केवल आनुवांशिकता का ही परिणाम है, यह गलत है। विकास का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, यह भी गलत है। नहीं, विकास का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है, नहीं, यह भी गलत है। विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विकास के संदर्भ में विकास सिर से पाँव की ओर बढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 3, प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का कारक है, या फिर संस्था उसको बोल सकते हैं। तो प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का कारक है? तो निकटतम परिवार, सांस्कृतिक धारणाएं, धार्मिक संगठन, या फिर मुद्रित संचार माध्यम। तो ये जो आपका प्राथमिक समाजीकरण का कारक जो है वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निकटतम परिवार। क्या हो जाएगा? निकटतम परिवार जो है आपका क्या है? प्राथमिक समाजीकरण का संस्था है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्राथमिक कक्षा के लिए बच्चों के लिए जो है आपका प्राथमिक समाजीकरण का कारक जो है वो क्या है? निकटतम परिवार, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से प्रतिष्ठित कर सकते हैं? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन रिपीटेड है बहुत। नहीं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट करता है प्रीवियस ईयर से, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से प्रतिवर्तित कर सकते हैं? जो है मानसिक रूप से प्रतिवर्तित कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर सी। आप जानते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो है आपका 4 अवस्था को माना गया है, संवेदी गत्यात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको अमूर्त बोलते हैं। तो इस तरह से आपका 4 अवस्था है। तो इसमें जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से प्रतिवर्तित कर सकता है? तो वह आपका है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न आपका है, जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए, जीन पियाजे के अनुसार जो है हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को जो है समावेशन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, समावेशन। क्या कहा जाता है? समावेशन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को समावेशन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लेव वाइगोट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेव वाइगोट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो आपका सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है। लेव
वाइगोट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देखकर उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है, तो लेव वाइगोट्स्की के सिद्धांत में इसे क्या कहा गया है। देखिए, एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देखकर उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है, तो जो है वो लेव वाइगोट्स्की के सिद्धांत में इसे क्या कहा गया है। अनुकरण, अनुकूलन, पाठ या फिर आपका आत्मसात्करण। तो आपका जो लेव वाइगोट्स्की के सिद्धांत में इसे क्या कहा गया है, तो उसको पाठ कहा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, पाठ। क्या कहा गया, पाठ। एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देखकर उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है, तो लेव वाइगोट्स्की के सिद्धांत में इसे पाठ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यह सभी क्या है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं और आपका इम्पोर्टेंस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपका सभी क्वेश्चन आपका 30 में 30 लाना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि वो CDP रहे या EVS हो या मैथमेटिक्स हो या फिर लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, सभी में क्वेश्चन क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड होता है सीटेट के पेपर में। तो इसलिए आप सभी जो है वो प्रीवियस ईयर पर बहुत ज़्यादा जोर दीजिए, आपका सीटेट अब बहुत अच्छा स्कोर से आप पास कर जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया गया। चलिए, तो इसका जो आंसर होगा आपका क्वेश्चन आपका 8 नंबर क्वेश्चन आपका, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए इसका उपयोग किया। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया। परिकल्पित स्थितियाँ, कागज़ कलम आधारित परीक्षा, चित्रकला या फिर रिपोर्ट्स कार्ड्स। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 8 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परिकल्पित स्थितियाँ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, परिकल्पित स्थितियाँ। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए जो उपयोग किया वह किसका किया, परिकल्पित स्थितियाँ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं। रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं, बाल केंद्रित पाठचर्या को, सांस्कृतिक रूप से अनुत्तरदायी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को, या फिर तीसरा विकल्प है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा करने को, या फिर चिंतन के अभिसारित तरीकों को। तो रचनावाद का जो समर्थन करने वाले जो वह किसे महत्व देते हैं, तो आपको महत्व देते हैं किसको, ऑप्शन नंबर ए किसको, बाल केंद्रित पाठचर्या को। रचनावाद का समर्थन करने वाले जो है वो बाल केंद्रित पाठचर्या को महत्व देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न आपका, बुद्धि लब्धि इसको IQ बोलते हैं, बुद्धि लब्धि इसको IQ बोलते हैं, इंटेलिजेंस क्वोशेंट। बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हैं, या फिर बुद्धि को विभिन्न क्षमताओं के एक समूह के रूप में मानते हैं, या फिर परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नज़रअंदाज करते हैं, या फिर स्मृति, तर्क और मौखिक कौशलों के मापन में सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा आपका सही 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नज़रअंदाज
नज़रअंदाज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नज़रअंदाज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बुद्धिलब्धि जो परीक्षणों की आलोचना इसलिए करती है क्योंकि परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नज़रअंदाज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है भाषा और विचार के संदर्भ में। भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि भाषा संज्ञान में सहायक होती है। दूसरा आपका लेव वाइगोट्स्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तीसरा आपका है जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि चिंतन करना भाषा को सीखने पर निर्भर करता है। चौथा विकल्प आपका लेव वाइगोट्स्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है। तो इसका जो 11 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेव वाइगोट्स्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इसका सही हो जाएगा। लेव वाइगोट्स्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है क्वेश्चन नंबर 12। जेंडर प्रमुख रूप से एक जो है निर्मित है क्या जैविक, सामाजिक, चिकित्सीय या फिर यादृच्छिक। जेंडर जो है वो क्या है प्रमुख रूप से जो है आपका एक सामाजिक निर्मित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा सामाजिक। जेंडर प्रमुख रूप से एक सामाजिक निर्मित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इसका सही हो जाएगा सामाजिक निर्मित है। जेंडर प्रमुख रूप से एक सामाजिक निर्मित है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 13। अभिकथन विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पाठचर्या अपनानी चाहिए। ये आपका अभिकथन है। अब इसका तर्क देखते हैं। तर्क क्या है आपका मानकीकृत पाठचर्या सभी प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखती है। तो यहाँ पर आपका ए और आर दोनों सही है, जबकि आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है आपका ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा ऑप्शन ए और आर दोनों गलत है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है अभिकथन और तर्क से संबंधित प्रश्न, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आपका प्रत्येक पेपर में, प्रत्येक सेट में, प्रत्येक सेक्शन में आपका एक सेक्शन में नहीं भी तो 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब 3 क्वेश्चन का रेंज मान के चलें तो 5 सेक्शन 5 या 15 यानी 10-15 क्वेश्चन आपका अभिकथन और तर्क से पूछे जाते हैं प्रत्येक खंड में। इतिहास, CDP, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी मिलाकर के आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको अभिकथन और तर्क से संबंधित पूछे जाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 13 नंबर का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन भी गलत है और आपका तर्क भी गलत है। विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पाठचर्या अपनानी चाहिए। गलत बात है, यह गलत अभिकथन है। और दूसरा तर्क मानकीकृत पाठचर्या सभी प्रकार के व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखती है, ये भी गलत है। तो इस तरह से ए और आर दोनों गलत है, अभिकथन भी गलत है और तर्क भी गलत है, दोनों इसका क्या है गलत है। चलिए अगला प्रश्न आपका 14 नंबर क्वेश्चन आपका है रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन क्या है? सत्र के अंत में किया जाता है, केवल मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम द्वारा किया जाता है, या फिर समुचित चित्रण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, या फिर केवल एक विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया जाता है। देखिए
रचनात्मक आकलन क्या है? रचनात्मक आकलन जो है आपका क्या है? समुचित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? समुचित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। रचनात्मक आकलन जो है आपका समुचित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, रचनात्मक आकलन। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है? देखिए, कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है? तो वंद अंत वाले तथ्य आधारित प्रश्न पूछना, परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थी को सहयोग देना, या फिर अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देना, या फिर चौथा ऑप्शन आपका है केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा पढ़ाना। तो 15 का जो आंसर होगा आपका 15 का ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थी को सहयोग देना, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जो आपका परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थी को सहयोग देना क्या हुआ? आपका उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है। तो आपका परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थी को सहयोग देना, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है अनुसूचित जनजाति, जिसको एसटी बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रमुख समूह द्वारा पसंद की जाने वाली भाषा में पढ़ाया जाए, या फिर उनके सांस्कृतिक ज्ञान और अनुभवों की अनदेखी की जाए, या फिर उनकी अपनी जो स्थानीय भाषा में बनाए गए शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध करवाया जाए, या फिर चौथा ऑप्शन है विद्यालय और उनके समुदाय के बीच सामाजिक दूरी कायम रखी जाए। तो इस तरह का जो प्रश्न है 16 नंबर, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ, उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्री को उपलब्ध कराया जाए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए जो ये महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध करवाया जाए। ये आपका क्या है? अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है। चलिए अब अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है डिसलेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी जो है आपका पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डिसलेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में कौन एक बाधक बनता है? देखिए, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में जो है वो कौन एक बाधक बनता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? लिखित या मुद्रित सामग्री, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा, लिखित या मुद्रित सामग्री। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में जो है एक बाधक बनता है, क्या? लिखित या मुद्रित सामग्री, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 18 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से क्या ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार से संबंधित है? निम्नलिखित में से क्या ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार से संबंधित है? तो आपका क्या उत्तर होगा?
उच्च अवधान अवधि, ऋणी आवेगशीलता, या फिर निम्न स्तरीय क्रियाशीलता, या फिर सुनने के लिए विस्तारित धैर्य। जो आपका ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार से संबंधित है, क्या है तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 का बी हो जाएगा आंसर, ऋणी आवेगशीलता। क्या हो जाएगा? ऋणी आवेगशीलता, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार से जो संबंधित है, ऋणी आवेगशीलता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, प्रतिभाशाली बच्चों की एक प्रमुख विशेषता होती है। बच्चों की एक प्रमुख विशेषता होती है प्रतिभाशाली बच्चों की उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता होती है, या फिर रचनात्मकता की कमी होती है, या फिर बाधित संप्रेषण कौशल की, या फिर दूसरों के विचारों को नकल करने की प्रवृत्ति होती है। तो प्रतिभाशाली बच्चों की एक प्रमुख विशेषता होती है, क्या होता है तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, उच्च स्तर बौद्धिक क्षमता होते हैं। IQ लेवल उसका क्या होता है? अधिक होता है। उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता होती है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, यह प्रमुख विशेषता। IQ लेवल उसका अधिक होता है। IQ लेवल जो है वो इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो आपका क्या होता है, बुद्धि लब्धि उसकी उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, एक और क्वेश्चन अभिकथन से संबंधित है, अभिकथन और तर्क से संबंधित। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, अभिकथन आपका है एसर्टन है, एक शिक्षक को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उसे संबंध एवं संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। ये आपका अभिकथन है, एक शिक्षक को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उसे संबंध एवं संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। और तर्क आपका है, ये तो आपका अभिकथन है। तर्क आपका है, सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है, जबकि आर जो है क्या है, गलत है। ए सही है मतलब अभिकथन आपका क्या है, सही है, और तर्क जो है क्या आपका, तर्क आपका गलत है। रीजन एसर्टन सही है और रीजन इसका गलत है। तो एक शिक्षक को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उससे संबंध एवं संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, आपका सही अभिकथन है। दूसरा तर्क, सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, गलत है। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। सीखना एक क्या है, सक्रिय प्रक्रिया है, इसलिए निष्क्रिय क्या हुआ, ये गलत है। तो तर्क क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सीखना एक निष्क्रिय नहीं है, सीखना क्या है, एक सक्रिय प्रक्रिया, ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका निष्क्रिय मतलब क्या है, वो गलत तर्क है। चलिए इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अभिकथन सही है और तर्क क्या हो, गलत है। चलिए अगला प्रश्न, संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार, संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति क्या है? संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति जो है वह क्या है? तो स्मृति क्या है आपका, निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में सक्षम है। ऑप्शन नंबर क्या है, 20 का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 22 का बी हो जाएगा। संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति क्या है, निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में सक्षम है। निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में क्या है, वो सक्षम है, क्या, स्मृति। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 23। शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को डैश शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, बाल केंद्रित। शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से अधिगम दिशा निर्देशों के लिए कौन सा सार्वभौमिक अभिकल्प की हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से अधिगम दिशा निर्देशों के लिए
कौन सा सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो सही जो विकल्प होगा आपका 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भेदभाव के बहुविध तरीके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। भेदभाव के बहुविध तरीके। अधिगम दिशा निर्देशों के लिए कौन सा सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं है? भेदभाव के बहुविध तरीके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 24 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है? देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है? तो अनुरूपात्मक चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता, प्रतिक्रियात्मक का समुच्चय और अभिसारी चिंतन। तो समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुरूपात्मक चिंतन। अनुरूपात्मक चिंतन समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है अनुरूपात्मक चिंतन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अब क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या आपका फिर एक और आपका क्या है? अभिकथन और तर्क वाला प्रश्न है। आपको हम बता दिए, पहले ही बताए और बार बार इसको चीज़ को बता रहे हैं कि अभिकथन और तर्क से संबंधित आपका प्रत्येक सेट में प्रत्येक सेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मतलब 5 सेक्शन है, 5 या 15, यानी 15 से ऊपर 15 प्लस नंबर आपका अभिकथन और तर्क से पूछे जाते हैं अभी न्यू पैटर्न में। इसलिए आप इस तरह के प्रश्न को आप अच्छा से कर लीजिए तो आपका 15-20 नंबर आपका एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा सीटेट के पेपर में। तो इसलिए आपका अभिकथन और तर्क को थोड़ा बढ़िया से करने का आवश्यकता है। चलिए अभिकथन को देखते हैं। विद्यालय आने से पूर्व छोटे बच्चों में अपने परिवेश की समझ बनाने के सहज सिद्धांत मौजूद होते हैं। विद्यालय आने से पूर्व छोटे बच्चों में अपने परिवेश की समझ बनाने के सहज सिद्धांत मौजूद होते हैं। ये आपका क्या है? अभिकथन है। तर्क को देखते हैं। इस प्रकार की समझ पूरी तरह से अतार्किक है और इसकी अनदेखी करनी चाहिए। देखिए अभिकथन भी आप पढ़ लिए और तर्क भी पढ़ लिए, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर क्या है वो गलत है। ए क्या है? सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका मतलब है कि अभिकथन क्या है? सही है और तर्क जो है आपका क्या है? वो गलत है। विद्यालय आने से पूर्व छोटे बच्चों में अपने परिवेश की समझ बनाने के सहज सिद्धांत मौजूद होते हैं। तो ये आपका क्या है? ये आपका सही स्टेटमेंट है। ये आप जो असर्टन आपका सही है। और तर्क देखते हैं। रीजन, इस प्रकार की समझ पूरी तरह से अतार्किक है और इसकी अनदेखी करनी चाहिए। आप क्या है? गलत तर्क है। यह क्या है? गलत तर्क है। इसलिए ए सही है और आर गलत है, यानी अभिकथन सही है जबकि तर्क क्या है? वो गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है आपका? भावनाओं के बारे में। क्वेश्चन नंबर 27 आपका है भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या सही नहीं है पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भावनाएं कौशलों को प्रक्रमित करने वाली सूचना को प्रभावित करती है। भावनाएं कौशलों को प्रक्रमित करने वाली सूचनाओं को प्रभावित करती है। ये आपका क्या है? ये तो सही कथन है। ये आपका क्या है? सही कथन है। और दूसरा आपका है भावात्मक विकास परिवेशीय कारकों से प्रभावित होता है। ये भी क्या है? सही कथन है। अब भावनाएं और संज्ञान दोनों अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र है। ये आपका गलत स्टेटमेंट है। ये आपका क्या है? गलत आंसर है। तो भावनाएं अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को प्रभावित करती है। ये भी क्या है? सही है। तो यहाँ पर जो गलत है उसी को आपको सिलेक्ट करना है, जो आपका जो गलत कथन है जो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 27 का सी हो जाएगा।
आपका 27 का सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भावनाएं और संज्ञान दोनों अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र है, जो कि वो गलत है, ये वो ऐसा नहीं है, दोनों क्या है, स्वतंत्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। देखिए आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है तो क्या नहीं है, जिज्ञासा, रुचि, अस्पष्टता के लिए चाहत, पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना, यह जो है इनमें से आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका है, पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना, यह क्या है आपका आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। यह क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना क्या है, वो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा, 28 का क्या हो जाएगा, 28 का डी इसका सही हो जाएगा। पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना, यह क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। जबकि जिज्ञासा आपका क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। रुचि आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। अस्पष्टता के लिए चाहत, यह भी क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। जबकि पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना, यह क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन आपका है, सीखना अधिक प्रभावी होता है जब, सीखना अधिक प्रभावी होता है जब, सीखना अधिक प्रभावी होता है जब विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ा जाए, तो वो क्या हो जाएगा, सीखना अधिक प्रभावी हो जाएगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही हो जाएगा। विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के साथ, विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, सीखना अधिक प्रभावी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। सीखना अधिक प्रभावी होता है जब विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ा जाए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के साथ अनुभव के साथ जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, सीखना अधिक प्रभावी हो जाता है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 30 क्वेश्चन का ही वो क्या होता है, सेट में, प्रत्येक सेट में 30 क्वेश्चन ही पूछा जाता है सीट के एग्जाम में। तो आपका यह CDP का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपका 11 जनवरी 2023 को जो सीटेट का परीक्षा हुआ था, उसमें ये आपका EVS का CDP का जो पेपर 1 में पूछा गया सेट है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन। एक अनुकूल सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक अनुकूल, जिसको समर्थित बोलते हैं, अनुकूल का मतलब समर्थित। तो एक अनुकूल सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एक अनुकूल सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। तो इस तरह से आपका इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि 30 महत्वपूर्ण आपका MCQ था, जो आपका CDP से लिया गया था, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, जो आपका 11 जनवरी 2023 को आपका पेपर 1 का जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसी में यह प्रश्न पूछा गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लगभग क्वेश्चन क्या है, वो बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, जो रिपीटेड है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।